प्रश्न 1, कविता के छंद में प्रवाह या लय को क्या कहते हैं? सही उत्तर है सी, गति। छंद को पढ़ते समय जो एक सहज प्रवाह या लय महसूस होती है उसे गति कहते हैं। ये कविता को संगीतमय और कर्णप्रिय बनाती है। गति के सही उपयोग से ही छंद में जान आती है। अन्य विकल्पों में यति का अर्थ है विराम या ठहराव, तुक का अर्थ है चरणों के अंत में समान ध्वनि वाले शब्दों का आना, और गण वार्णिक छंदों में 3 वर्णों का समूह होता है। तो बताओ, कविता में लय या बहाव को क्या कहते हैं? गति। इसका काम क्या है? कविता को संगीतमय और सुनने में अच्छा बनाना। अगर गति ना हो तो कविता कैसी लगेगी? नीरस और गद्य जैसी। क्या गति के बिना छंद पूरा हो सकता है? नहीं, ये छंद का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न 2, छंद में किसी चरण के अंत में आने वाले समान ध्वनि वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है सी, तुक। जब किसी छंद के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति समान होती है तो उसे तुक कहते हैं। ये कविता को एक सुंदर और यादगार रूप देता है। जैसे हनुमान चालीसा की चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर में सागर और उजागर तुकबंदी वाले शब्द हैं। तो बताओ फिर, छंद के अंत में एक जैसे साउंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तुक। इसका एक उदाहरण दो, जैसे पानी और रानी या सागर और उजागर। तुक से कविता को क्या फायदा होता है? ये कविता को यादगार और संगीतमय बनाती है। क्या हर छंद में तुक होना जरूरी है? नहीं, अतुकांत कविता भी होती है, पर तुक वाली कविता ज्यादा लोकप्रिय है। प्रश्न 3, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम या ठहराव को क्या कहते हैं? सही उत्तर है बी, यति। छंद को पढ़ते समय सांस लेने के लिए या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जहां थोड़ा रुकना पड़ता है उस स्थान को यति या विराम कहते हैं। दोहे में 13 और 11 मात्राओं के बाद यति होती है। सही जगह पर यति लेने से छंद का अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो बताओ, कविता पढ़ते समय रुकने को क्या कहते हैं? यति। ये क्यों जरूरी है? सांस लेने और अर्थ को स्पष्ट समझने के लिए। दोहे में यति कहाँ होती है? 13 मात्राओं के बाद और फिर 11 मात्राओं के बाद। क्या यति का स्थान निश्चित होता है? हाँ, अधिकतर छंदों में यति का स्थान निश्चित होता है। प्रश्न 4, छंद शास्त्र के प्रणेता यानी जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है बी, पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि को छंद शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ छंद सूत्र में छंदों के नियमों का सबसे पहले व्यवस्थित वर्णन किया था। इसी कारण छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यह ग्रंथ छंदों को समझने के लिए एक आधार स्तंभ है। छंद शास्त्र किसने लिखा? पिंगल ऋषि ने। इसीलिए छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र। उनके ग्रंथ का क्या नाम है? छंद सूत्र। यह ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें सबसे पहले छंदों के नियमों को समझाया गया है। प्रश्न 5, मात्रा की गणना में गुरु वर्ण यानी दीर्घ के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है और उसका मान कितना होता है? सही उत्तर है बी, एस चिन्ह, मान 2 मात्रा। छंद शास्त्र में मात्राओं की गिनती करते समय गुरु यानी दीर्घ वर्ण के लिए एस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसका मान 2 मात्रा होता है। गुरु वर्ण वे होते हैं जिनमें दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ या अनुस्वार या विसर्ग लगा हो। लघु वर्ण जैसे अ, ई, उ, री के लिए एक लघु चिन्ह का प्रयोग होता है और उसका मान 1 मात्रा होता है। तो गुरु वर्ण के लिए कौन सा निशान होता है? एस जैसा। इसकी कितनी मात्रा गिनी जाती है? 2 मात्राएं। गुरु वर्ण कौन कौन से होते हैं? बड़े स्वर वाले यानी आ, ई, उ या जिन पर बिंदी लगी हो यानी अंक, और छोटे यानी लघु वर्ण का निशान और मान क्या है? निशान, लघु चिन्ह और मान 1 मात्रा। प्रश्न 6, दोहा छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है बी, 13 मात्राएं। दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा कैसा छंद है? अर्ध सम मात्रिक। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
13 मात्राएं। दूसरे और चौथे में कितनी? 11 मात्राएं। एक पूरी पंक्ति यानी 13 + 11 में कुल कितनी मात्राएं हुई? 24 मात्राएं। प्रश्न 7। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सही उत्तर है सी, दोहा। ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना श्री हनुमान चालीसा से है और ये एक दोहा है। यदि हम मात्राओं की गणना करें तो पहले चरण श्री गुरुचरण सरोज रज में 13 मात्राएं यानी SI और दूसरे चरण निज मन मुकुरु सुधारी में 11 मात्राएं यानी SI है। ये 13-11 के क्रम वाला दोहा छंद है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? श्री हनुमान चालीसा से। इसमें कौन सा छंद है? दोहा छंद। कैसे पहचाना? मात्राएं गिनकर। पहले हिस्से में 13 और दूसरे में 11 मात्राएं हैं। ये किसका उदाहरण है? अर्ध सम मात्रिक छंद का। प्रश्न 8। किस छंद को दोहे का उल्टा कहा जाता है? सही उत्तर है बी, सोरठा। सोरठा छंद को दोहे का ठीक उल्टा माना जाता है। जहां दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, वहीं सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसी तरह सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जो दोहे का विपरीत है। दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मात्राओं का क्रम दोहे से एकदम उल्टा है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं। प्रश्न 9। चौपाई छंद की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है सी, 16 मात्राएं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में बुरु के बाद लघु यानी आई नहीं आना चाहिए। ये एक नियम है जो इसे और मधुर बनाता है। रामचरितमानस की रचना मुख्यतः चौपाई छंद में ही हुई है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक, मतलब सभी चरणों में बराबर मात्राएं। इसके हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा ग्रंथ है? गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस। क्या इसके अंत में कोई खास नियम है? हाँ, चरण के अंत में गुरु लघु यानी SI नहीं होना चाहिए। प्रश्न 10। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है सी, 24 मात्राएं। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है। इसे काव्य छंद भी कहा जाता है। इसके चारों चरणों की तुक आपस में मिलती है। रोला कैसा छंद है? सममात्रिक छंद। इसके हर चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं। इसमें यति कहां पर होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। इसका एक और नाम क्या है? इसे काव्य छंद भी कहते हैं। प्रश्न 11। कुंडलियां छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? सही उत्तर है बी, दोहा प्लस रोला। कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है। ये एक दोहा और एक रोला को मिलाकर बनता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो शब्द दोहे की शुरुआत में आता है वही शब्द रोला के अंत में भी आता है और दोहे का चौथा चरण रोला का पहला चरण बनता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। कुंडलियां कैसा छंद है? विषम मात्रिक, क्योंकि ये 2 अलग अलग छंदों से मिलकर बनता है। ये किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? एक दोहा और एक रोला से। इसकी सबसे मज़ेदार पहचान क्या है? जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म होता है। इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण, 2 दोहे के और 4 रोला के। प्रश्न 12। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है सी, 28 मात्राएं। हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है।
इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण आना अनिवार्य है, जो इसे एक विशेष लय प्रदान करता है। हरिगीतिका में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? हर चरण में 28 मात्राएं। ये कैसा छंद है? सममात्रिक। इसमें यति विराम कहाँ आती है? 16 और 12 मात्राओं पर। इसके अंत की क्या खासियत है? अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण जरूर आता है। प्रश्न 13। छपय छंद किन दो छंदों के मिलकर बनता है? सही उत्तर है बी, रोला प्लस उल्लाला। छपई एक विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। इसके पहले 4 चरण रोला छंद के होते हैं, प्रत्येक में 24 मात्राएं, और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं, प्रत्येक में 26 या 28 मात्राएं। वीर रस की कविताओं के लिए ये एक बहुत ही उपयुक्त छंद है। याद हो गया होगा तो बताओ, छपई में कितने चरण होते हैं? 6 चरण। ये किन दो छंदों का मिश्रण है? रोला और उल्लाला का। पहले 4 चरण किस छंद के होते हैं? रोला के। और आखिरी 2 चरण उल्लाला के। प्रश्न 15। उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है सी, 12 मात्राएं। बरवै छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं और सम चरणों दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार एक पंक्ति में कुल 19 मात्राएं होती हैं। ये छंद अवधी भाषा का निजी छंद माना जाता है और तुलसीदास जी ने इसका बहुत सुंदर प्रयोग किया है। बरवे कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 12-12 मात्राएं और दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं। ये किस भाषा का विशेष छंद माना जाता है? अवधी भाषा का। प्रश्न 15। उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है बी, 15 और 13, कुल 28। उल्लाला एक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 15 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके दूसरे प्रकार में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, 13-13 पर यति भी होती हैं। छपई छंद के अंतिम 2 चरण इसी छंद के होते हैं। उल्लाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं, 15 और 13 पर विराम के साथ। क्या इसका कोई और भी प्रकार है? हाँ, एक 26 मात्राओं वाला प्रकार भी है। ये किस प्रसिद्ध छंद का हिस्सा है? छपई छंद के आखिरी 2 चरण उल्लाला के होते हैं। उल्लाला किस तरह का छंद है? ये एक मात्रिक छंद है। प्रश्न 16। वो छंद जिसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं और 16-15 पर यति होती है, क्या कहलाता है? सही उत्तर है ए, वीर या आल्हा। वीर या आल्हा छंद एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, जिनमें 16 और 15 मात्राओं पर यति होती है। ये छंद विशेष रूप से वीर रस की कविताओं के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि इसके नाम वीर से ही स्पष्ट है। आल्हा खंड इसी छंद में लिखा गया है। किस छंद में 31 मात्राएं होती हैं? वीर या आल्हा छंद में। इसमें यति कहाँ होती है? 16 और 15 मात्राओं पर। ये किस रस के लिए सबसे प्रसिद्ध है? वीर रस के लिए। इसका नाम आल्हा क्यों पड़ा? क्योंकि जगनिक का प्रसिद्ध काव्य आल्हा खंड इसी में लिखा गया है। प्रश्न 18। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही उत्तर है सी, चौपाई। ये पंक्तियां हनुमान चालीसा से हैं और ये एक चौपाई है। अगर मात्राओं को गिना जाए तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में 16 मात्राएं हैं और इसी तरह दूसरी पंक्ति जय कपीस तिहु लोक उजागर में भी 16 मात्राएं हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो फिर बताओ, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई छंद। कैसे पता चला? हर चरण में 16 मात्राएं हैं। सागर और उजागर क्या है? ये तुकबंदी वाले शब्द हैं।
चौपाई कैसा छंद होता है? सममात्रिक, यानी सभी चरणों में बराबर मात्राएं। प्रश्न 18, मात्रिक छंद का आधार क्या होता है? सही उत्तर है बी, केवल मात्राओं की गणना। मात्रिक छंद वे होते हैं जिनकी रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है। इनमें वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती, बल्कि मात्राओं की संख्या का नियम होता है। दोहा, चौपाई, रोला, सोठा आदि सभी प्रसिद्ध मात्रिक छंद है। इसके विपरीत वार्णिक छंदों में वर्णों की संख्या और क्रम निश्चित होता है। मात्रिक छंद में क्या गिना जाता है? मात्राएं। क्या इसमें अक्षरों या वर्णों की गिनती होती है? नहीं, अक्षरों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। कुछ मात्रिक छंदों के नाम बताओ। दोहा, चौपाई, रोला, सोठा। जिसमें अक्षर गिने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वार्णिक छंद। प्रश्न 19, सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है सी, चौपाई। सममात्रिक छंद वे होते हैं जिनके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान यानी बराबर होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए ये एक सममात्रिक छंद है। रोला, हरिगीतिका और गीतिका भी सममात्रिक छंद हैं। दोहा, सोठा और बरवै अर्ध सममात्रिक छंद हैं, क्योंकि इनके आधे आधे चरणों में मात्राएं समान होती हैं। सम का मतलब क्या है? बराबर। तो सममात्रिक छंद का क्या मतलब हुआ? ऐसा छंद जिसके सभी चरणों में बराबर मात्राएं हों। दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा है? चौपाई, जिसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा और सोठा सममात्रिक क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनके आधे चरण अलग और आधे अलग मात्रा के होते हैं। प्रश्न 20, अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? सही उत्तर है सी, दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद वह होता है जिसके विषम चरणों यानी पहले और तीसरे में एक समान और सम चरणों यानी दूसरे और चौथे में एक समान मात्राएं होती हैं। दोहा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोठा और बरवै भी अर्ध सममात्रिक छंद हैं। प्रश्न 21, 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है जिसका प्रयोग वर्णिक छंदों में होता है? सही उत्तर है सी, गण। वर्णिक छंदों की गणना के लिए 3-3 वर्णों के समूह बनाए जाते हैं, जिन्हें गण कहते हैं। इन गणों की संख्या 8 होती है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इन्हें याद रखने के लिए यमाता राज भानसलगा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। 3 अक्षरों के ग्रुप को क्या कहते हैं? गण। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वर्णिक छंदों में। कुल कितने गण होते हैं? 8 गण। इन्हें याद रखने का सूत्र क्या है? यमाता राज भानसलगा। प्रश्न 22, जिस छंद में न तो वर्णों की संख्या निश्चित हो और न ही मात्राओं की, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है सी, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद किसी भी नियम, वर्ण या मात्रा से पूरी तरह मुक्त होता है। इसमें कवि अपने भावों को बिना किसी बंधन के व्यक्त करता है। इसमें केवल लय और प्रवाह का ध्यान रखा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रणेता माना जाता है। उनकी कविता जूही की कली इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। जो छंद किसी भी नियम को नहीं मानता, वो क्या है? मुक्तक छंद। क्या इसमें मात्रा या अक्षर गिने जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या खास होता है? केवल भाव और लय। हिंदी में इसे किसने शुरू किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। प्रश्न 23, कवित्त किस प्रकार का छंद है? सही उत्तर है बी, वार्णिक छंद। कवित्त या मनहरण कवित्त एक वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। ये छंद विशेष रूप से रीतिकाल में बहुत लोकप्रिय हुआ और भूषण जैसे कवियों ने वीर रस में इसका भरपूर प्रयोग किया। कवित्त में क्या गिना जाता है? मात्रा या वर्ण? वर्ण यानी अक्षर। तो ये कैसा छंद हुआ? वार्णिक छंद। इसके हर चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण। यति कहाँ होती है? 16 और 15 वर्णों पर। प्रश्न 24, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
सही उत्तर है बी 26 मात्राएं। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु यानी डब एस का विधान अनिवार्य है। ये एक गेय छंद है यानी इसे गाया जा सकता है। गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? हर चरण में 26 मात्राएं। यति कहाँ होती है? 14 और 12 मात्राओं पर। इसके अंत में क्या नियम है? अंत में लघु गुरु यानी डब एस होना जरूरी है। क्या इसे गा सकते हैं? हाँ, ये एक गेय छंद है। प्रश्न 25, सवैया किस प्रकार का छंद है? सही उत्तर है डी वार्णिक छंद। सवैया एक वार्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या और गणों की व्यवस्था के आधार पर इसके कई भेद होते हैं, जैसे मत्त गयंद सवैया। ब्रज भाषा में सवैया छंद का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। विशेषकर रसखान और घनानंद जैसे कवियों ने इसी छंद का प्रयोग किया। सवैया कैसा छंद है? मात्रिक या वार्णिक? वार्णिक छंद। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26 वर्ण तक। क्या इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ, कई प्रकार होते हैं, जैसे मत्त गयंद सवैया। ये किस भाषा में ज्यादा लोकप्रिय हुआ? ब्रज भाषा में। प्रश्न 26, चरण या पाद का छंद में क्या अर्थ है? सही उत्तर है सी छंद का 1/4 भाग। सामान्यतः प्रत्येक छंद में 4 भाग होते हैं, जिन्हें चरण या पाद कहते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं, जैसे कुंडलियाँ और छप्पै। प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है और यति के द्वारा ये चरण विभाजित होते हैं। तो बताओ, छंद में चरण का मतलब क्या है? छंद का एक हिस्सा, आमतौर पर 1/4 भाग। एक सामान्य छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। क्या किसी छंद में 6 चरण भी होते हैं? हाँ, कुंडलियाँ और छप्पै में। चरणों को कौन अलग करता है? यति या विराम? प्रश्न 27, यमाता राज भांसलगा सूत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? सही उत्तर है बी गणों को याद रखने के लिए। ये सूत्र वार्णिक छंदों में प्रयुक्त होने वाले 8 गणों यानी यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण और उनके लघु गुरु के क्रम को याद रखने का एक सरल तरीका है। इस सूत्र के पहले अक्षर से गण का नाम और अगले 2 अक्षरों से उसका लघु गुरु स्वरूप पता चलता है, जैसे यगण बराबर यमाता बराबर ISS। तो बताओ फिर, ये सूत्र क्या याद करने में मदद करता है? 8 गणों के नाम और उनका स्वरूप। गण क्या होते हैं? 3 वर्णों का समूह। ये किस छंद में काम आते हैं? वार्णिक छंदों में। उदाहरण के लिए मगण का स्वरूप क्या होगा? सूत्र में माता रा देखिए, यानी तीनों गुरु SSS। प्रश्न 28, हिंदी साहित्य में छंद का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सही उत्तर है डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को उनकी रचना प्रिय प्रवास में विभिन्न प्रकार के मात्रिक और वार्णिक छंदों के सफल प्रयोग के कारण छंद का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने हिंदी खरी बोली में छंदों का बहुत ही सुंदर और विविध प्रयोग किया है। हालांकि केशव दास को भी छंदों का विशेषज्ञ माना जाता है, पर ये उपाधि हरिऔध जी के साथ जुड़ी है। तो बताओ, छंद का सम्राट कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उन्हें ये उपाधि क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत तरह के छंदों का बेहतरीन प्रयोग किया। उनकी किस रचना में ये दिखता है? प्रिय प्रवास में। क्या किसी और कवि को भी छंदों का विशेषज्ञ माना जाता है? हाँ, केशव दास को भी, लेकिन सम्राट हरिऔध जी को कहते हैं। प्रश्न 29, दोहे के सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण के अंत में क्या होना आवश्यक माना जाता है? सही उत्तर है सी एक गुरु और एक लघु यानी SI। एक अच्छे और सुलझे हुए दोहे की पहचान है कि उसके सम चरणों यानी दूसरे और चौथे के अंत में एक गुरु और एक लघु वर्ण यानी SI का आना चाहिए। जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय में कोय SI इस नियम का पालन करता है। इससे दोहे में एक विशेष प्रकार की संगीतात्मकता आती है।
तो बताओ अब दोहे के दूसरे और चौथे चरण के अंत में क्या होना चाहिए? एक गुरु और एक लघु यानी SI। इससे क्या होता है? दोहा और भी मधुर और लयबद्ध हो जाता है। क्या ये कठोर नियम है? ये एक परंपरा है जिसे अच्छे कवि जरूर अपनाते हैं। इसका एक उदाहरण दो। कोए, होए जैसे शब्द। प्रश्न 30। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही उत्तर है डी, बरवै। इन पंक्तियों में बरवै छंद है। मात्रा गणना करने पर पहले और तीसरे चरण यानी अवधि शिला का उर पर और तिल तिल काट रही थी में 12 और 12 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथे चरण यानी था गुरुभार और दृग जलधार में 7 और 7 मात्राएं हैं। 12 और 7 मात्राओं का ये क्रम बरवै छंद की पहचान है। तो बताओ इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरवै छंद है। कैसे पहचाना? मात्राएं गिनकर। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 12-12 मात्राएं। और दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं। प्रश्न 31। किस छंद को वीर छंद के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है सी, आल्हा। आल्हा छंद को वीर छंद भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग मुख्य रूप से वीरता की गाथाओं और कहानियों को कहने के लिए किया जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, 16-15 पर यति, जो इसे एक लंबी और प्रवाहमयी लय देती है, जो वीरता के वर्णन के लिए एकदम उपयुक्त है। तो बताओ फिर, वीर छंद किसका दूसरा नाम है? आल्हा छंद का। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादातर वीरता की कहानियां लिखी जाती हैं। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? जगनिक का आल्हखंड। प्रश्न 32। तोमर छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है ए, 12 मात्राएं। तोमर एक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। ये एक सरल और छोटा छंद है जिसका प्रयोग प्राचीन काव्य में मिलता है। चरण के अंत में गुरु लघु यानी SI का विधान इसे और सुंदर बनाता है। तोमर छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? हर चरण में 12 मात्राएं। ये कैसा छंद है? ये एक मात्रिक छंद है। इसके अंत में क्या होना अच्छा माना जाता है? एक गुरु और एक लघु यानी SI। क्या ये बहुत प्रचलित है? ये प्राचीन काव्यों में मिलता है, आज कम प्रयोग होता है। प्रश्न 33। को कहे नरक को कहे सुरग, ओ सब देखन के फेर फारग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? मात्राएं हैं 13 और 11। सही उत्तर है ए, दोहा। इन पंक्तियों में मात्राओं की गिनती करने पर पहले चरण को कहे नरक को कहे सुरग में 13 मात्राएं हैं और दूसरे चरण ओ सब देखन के फेर भारग में 11 मात्राएं हैं। 13 और 11 मात्राओं पर यति वाला ये क्रम स्पष्ट रूप से दोहा छंद को इंगित करता है। तो बोलो, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा छंद है। इसका पता कैसे चला? मात्राओं के क्रम से। पहले हिस्से में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं और दूसरे हिस्से में 11 मात्राएं। प्रश्न 34। इंद्रवज्रा किस प्रकार का छंद है? सही उत्तर है सी, वार्णिक छंद। इंद्रवज्रा एक प्रसिद्ध वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और वर्णों का क्रम तगण, तगण, जगण और 2 गुरु यानी त, त, ज, ग, ग होता है। संस्कृत साहित्य में इसका बहुत प्रयोग हुआ है और हिंदी में भी कवियों ने इसे अपनाया है। इंद्रवज्रा कैसा छंद है? वार्णिक छंद है। इसमें अक्षर गिने जाते हैं या मात्रा? अक्षर यानी वर्ण। कुल कितने अक्षर होते हैं हर चरण में? 11 अक्षर। इसमें गणों का क्रम क्या होता है? तगण, तगण, जगण और 2 गुरु। प्रश्न 35। चौपाई छंद के अंत में किस गण का आना वर्जित मना है? सही उत्तर है सी, जगण, एस जैसा। चौपाई छंद को और अधिक मधुर बनाने के लिए इसके अंत में जगण अर्थात लघु गुरु लघु या तगण अर्थात गुरु गुरु लघु का प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष रूप से चरण का अंत गुरु लघु से नहीं होना चाहिए, जो जगण का एक हिस्सा हो सकता है। अंत में 2 गुरु या 2 लघु का आना उत्तम माना जाता है। तो क्या नहीं आना चाहिए चौपाई के अंत में? जगण यानी एस जैसा। ऐसा क्यों? इससे छंद की लय और मधुरता बढ़ती है। तो अंत में क्या आना अच्छा माना जाता है?
दो गुरु यानी SS या दो लघु यानी 2S। ये नियम किस प्रसिद्ध ग्रंथ में देखा जा सकता है? रामचरितमानस में। प्रश्न 36। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमाल दहन। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही उत्तर है बी, सोरठा। ये पंक्तियां रामचरितमानस से हैं और ये एक सोरठा छंद है। मात्राओं की गणना करने पर पहले चरण मुख होई वाचाल पंगु में 11 मात्राएं हैं और दूसरे चरण चढ़ाई गिरिबर गहन में 13 मात्राएं हैं। 11 और 13 मात्राओं का ये क्रम सोरठा छंद की पहचान है, जो दोहे का उल्टा होता है। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा। कैसे पहचाना? ये दोहे का उल्टा है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। प्रश्न 37। यदि दोहे और रोला को क्रम से मिला दिया जाए तो कौन सा छंद बनता है? सही उत्तर है सी, कुंडलिया। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है जो एक दोहे और एक रोला को मिलाने से बनता है। दोहे का अंतिम चरण ही रोला का प्रथम चरण होता है और जिस शब्द से दोहे की शुरुआत होती है उसी शब्द से रोला का अंत भी होता है। ये इसकी सबसे अनोखी पहचान है। तो बताओ, दोहा प्लस रोला इज इक्वल टू क्या? कुंडलिया। ये कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद। इसकी सबसे खास बात क्या है? जिस शब्द से शुरू उसी पर खत्म। इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण। प्रश्न 38। गण में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है बी, 3। गण वार्णिक छंदों की गणना की एक इकाई है। यह हमेशा 3 वर्णों या अक्षरों का एक समूह होता है। इन गणों के लघु गुरु के क्रम के आधार पर ही वार्णिक छंदों की पहचान होती है। कुल 8 गण होते हैं। तो बताओ, गण मतलब कितने अक्षरों का समूह? 3 अक्षरों का समूह। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? वार्णिक छंदों को गिनने में। कुल कितने गण हैं? 8 गण। क्या आप एक गण का नाम बता सकते हैं? यगण, मगण, तगण आदि। प्रश्न 39। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। इन पंक्तियों के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और 11-13 पर यति है। ये किस छंद का उदाहरण है? सही उत्तर है सी, रोला। इन पंक्तियों में रोला छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है में 11 + 13 = 24 मात्राएं हैं। इसके साथ ही 11 और 13 मात्राओं पर यति का नियम भी रोला छंद की पुष्टि करता है। ये एक सममात्रिक छंद है। तो बताओ फिर, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? रोला छंद। हर चरण में कुल कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं। यति यानी विराम कहाँ है? 11 और 13 मात्राओं पर। यह सममात्रिक है या अर्ध सममात्रिक? सममात्रिक। प्रश्न 40। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहूं पुर को तजी डारो। ये प्रसिद्ध पंक्ति किस छंद में है? सही उत्तर है बी, सवैया। ये पंक्ति रसछान की एक प्रसिद्ध रचना है और ये सवैया छंद में है। सवैया एक वार्णिक छंद है जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। इस पंक्ति में वर्णों को गिनने और गणों की व्यवस्था को देखने पर ये मत गयंद सवैया के लक्षणों को पूरा करती है, जिसमें 23 वर्ण होते हैं। तो बोलो, ये पंक्ति किस छंद में है? सवैया छंद में। सवैया मात्रिक है या वार्णिक? वार्णिक, यानी इसमें अक्षर गिने जाते हैं। ये पंक्ति किसने लिखी है? प्रसिद्ध कवि रसखान ने। इस सवैये का कौन सा प्रकार है? मत गयंद सवैया। प्रश्न 41। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? सही उत्तर है सी, जो 2 अलग-अलग छंदों से मिलकर बना हो। विषम मात्रिक छंद वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक अलग-अलग छंदों के मेल से बनते हैं, जिस कारण उनके चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है। कुंडलिया, दोहा प्लस रोला और छप्पय, रोला प्लस उल्लाला इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विषम का क्या अर्थ है? जो बराबर न हो। तो विषम मात्रिक छंद क्या है? ऐसा छंद जो 2 अलग-अलग छंदों से मिलकर बना हो। इसके 2 उदाहरण दो। कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया किससे बनता है? दोहा और रोला से। प्रश्न 42। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है सी,
15 वर्ण। मालिनी एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इसमें गणों का क्रम न, म, य होता है। यह संस्कृत और हिंदी दोनों में प्रयोग होने वाला एक मधुर छंद है। मालिनी कैसा छंद है? वार्णिक छंद। इसमें कितने वर्ण या अक्षर होते हैं? 15 वर्ण। इसमें गणों का क्रम क्या होता है? न, म, य। यति कहाँ होती है? 8 और 7 वर्णों पर। प्रश्न 43। दोहे और चौपाई दोनों किस प्रकार के छंद हैं? सही उत्तर है बी, मात्रिक छंद। दोहा और चौपाई दोनों ही मात्रिक छंद हैं क्योंकि इनकी रचना का आधार मात्राओं की गणना है, न कि वर्णों की। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जबकि चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। ये हिंदी के सबसे लोकप्रिय छंदों में से एक हैं। तो बताओ, दोहे और चौपाई में क्या गिना जाता है? मात्राएं। तो ये दोनों कैसे छंद हुए? मात्रिक छंद। इन दोनों में क्या अंतर है? दोहा अर्ध सममात्रिक है और चौपाई सममात्रिक। कौन सा छंद रामचरितमानस में प्रमुख है? चौपाई। प्रश्न 44। लघु वर्ण का चिन्ह क्या है और उसका मान कितना होता है? सही उत्तर है बी, खड़ी पाई और मान 1। छंद शास्त्र में लघु या ह्रस्व वर्ण के लिए खड़ी पाई चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। लघु वर्ण वे होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रे लगे होते हैं। जैसे कमल में तीनों वर्ण लघु हैं, 1 2 1 2 1। लघु वर्ण का निशान क्या है? खड़ी पाई। इसकी कितनी मात्रा गिनी जाती है? 1 मात्रा। लघु वर्ण कौन से होते हैं? छोटे स्वर वाले अ, ई, उ। कलम शब्द में कितनी मात्राएं हैं? 3, 1 जमा 1 जमा 1। प्रश्न 45। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही उत्तर है बी, हरिगीतिका। इन पंक्तियों में हरिगीतिका छंद है। मात्राओं की गणना करने पर प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति है। कहती हुई यूं उत्तरा के 16 और नेत्र जल से भर गए 12, कुल 28 मात्राएं। यह हरिगीतिका छंद का स्पष्ट उदाहरण है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? हरिगीतिका। इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं? हर चरण में 28 मात्राएं। यति कहाँ कहाँ है? 16 और 12 मात्राओं पर। यह सममात्रिक है या अर्धसम? सममात्रिक। प्रश्न 46। वसंत तिलिका छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है सी, 14 वर्ण। वसंत तिलिका एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें गणों का क्रम तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु यानी त, भ, ज, ग, ग होता है। इसकी लय बहुत ही मधुर और आकर्षक होती है। वसंत तिलिका में क्या गिने जाते हैं? वर्ण यानी अक्षर। हर चरण में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण। ये कैसा छंद है? वार्णिक छंद। इसका गणक्रम क्या है? तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु। प्रश्न 47। रोला और उल्लाला के मेल से कौन सा छंद बनता है? सही उत्तर है बी, छप्पय। छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है। इसकी रचना रोला छंद के 4 चरणों और उल्लाला छंद के 2 चरणों को मिलाकर की जाती है। इस प्रकार इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसे वीर रस के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। रोला प्लस उल्लाला बराबर क्या होता है? छप्पय। इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण। पहले 4 चरण किसके होते हैं? रोला के। और आखिरी 2 उल्लाला के। प्रश्न 48। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस प्रसिद्ध उदाहरण में कौन सा छंद है? सही उत्तर है डी, दोहा। ये रहीमदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं जैसे रहमन पानी राखिए और पानी गए न उबरे तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं
जैसे बिन पानी सब सून और मोती मानुष चून। 13-11 के क्रम के साथ ये दोहा छंद का एक सटीक उदाहरण है। ये प्रसिद्ध रचना किस छंद में है? दोहा छंद में। इसे किसने लिखा है? रहीमदास जी ने। कैसे पहचाना कि ये दोहा है? इसके पहले हिस्से में 13 और दूसरे में 11 मात्राएं हैं। ये किस प्रकार का मात्रिक छंद है? अर्ध सम मात्रिक छंद। प्रश्न 49। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है सी, दल। छंद की एक पूरी पंक्ति को दल कहा जाता है। एक दल में सामान्यतः 2 चरण होते हैं। जैसे दोहे की एक पूरी पंक्ति रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून एक दल है, जिसमें रहीमन पानी राखिए पहला चरण और बिन पानी सब सून दूसरा चरण है। तो छंद की पूरी लाइन को क्या कहते हैं? दल। एक दल में अक्सर कितने चरण होते हैं? 2 चरण। जैसे दोहे की एक पंक्ति में कितने चरण होते हैं? 2, एक 13 मात्रा का, एक 11 मात्रा का। तो क्या दल और चरण एक ही है? नहीं, दल पूरी पंक्ति है और चरण उसका हिस्सा है। प्रश्न 50। वे कौन सा वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और जो ब्रज भाषा साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय रहा? सही उत्तर है बी, सवैया। सवैया एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये छंद अपनी संगीतात्मकता और लय के कारण ब्रजभाषा के कवियों, विशेषकर भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों जैसे रसखान और घनानंद का अत्यंत प्रिय छंद रहा है। तो याद रखिएगा कि किस छंद में 22 से 26 अक्षर होते हैं? सवैया में। ये मात्रिक है या वार्णिक? वार्णिक। ये किस भाषा में बहुत लोकप्रिय हुआ? ब्रज भाषा में। कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम बताओ जिन्होंने इसका प्रयोग किया। रसखान और घनानंद।